नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने परिवार में डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोग बिल्कुल हमसे हो जाइए मुखातिब, हो जाइए तैयार अपने इस प्यारे से क्लास को देखने के लिए। और हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो आपकी कमजोरियों को बाहर निकालेगा और आपको बनाएगा ताकतवर आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सामना करने के लिए। तो हो जाइए तैयार, बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि कहा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो बिल्कुल आजमाना है हमको, हमारे बाजुओं में कितना दम है, हमारी खोपड़ी में कितना दम है और हम कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पूरे ऑपरेशन के साथ आप लोग देखेंगे। कह रहा है पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। चलिए ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं। हमने कहा है, मैं आपको हमेशा, मैंने पहले भी बताता आया हूं और आज भी एक बार फिर से बता रहा हूं, या जब जब पढ़ाऊंगा तब तब आपको हमेशा रिमाइंड कराता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा कि आप सभी लोग एक काम जरूर करते रहे कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना हो, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को आपको हल करना हो, तो एक टीचर बन जाइए और एक टीचर की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। नॉट एज ए चाइल्ड, एज ए टीचर। आपको बिल्कुल क्या करना होगा, एक टीचर की तरह सोचना होगा, तभी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और हर ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को बारीकियों से पढ़िए, फिर उसके बाद हर ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हिंदी का लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर पढ़ लीजिए जिसमें आपको डाउट हो, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेट होकर के पूरी सावधानी से आप जब प्रश्नों को सोच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे और सोच करके जब उत्तर देंगे, योर आंसर विल बी करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली एंड थिंक अटेंटिवली एंड गिव द आंसर अटेंटिवली। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। यहां पर अब चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और क्लास को बिल्कुल भैया लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए। आप लोग के लिए बिल्कुल हम लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आप लोग को एक छोटा सा गुरु दक्षिणा रूपी कार्य करना होता है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलिए और वाच करते रहना, देखते रहना। चलिए हम बात करेंगे, कह रहा है किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। अब आपको बताना है किसी लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक मतलब हो गया सबके लिए, यानी कि जो सभी के लिए हो, किसी एक जाति धर्म के लिए ना हो, किसी बालक केवल बालिकाओं के लिए ना हो, ना किसी बालक के लिए हो, स्पेशलाइजेशन ना हो, जो सर्व शिक्षा सब बड़े सब पढ़े, ऐसा वाला सब पढ़े सब बड़े वाला जो स्लोगन है, यानी सबके लिए हो। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है भैया, यानी कि लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आइए हम देखेंगे, पहले कह रहा है बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना ही ये कहलाता है भैया, नहीं हो पाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक कार्य है, नहीं है। विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन है, नहीं है। देखिएगा, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच, यानी कि जो क्या हो रहा है, टू, यहां पर देखिएगा, कह रहे टू मेक चिल्ड्रेन मोर कैपेबल ऑफ चूजिंग एमंग इंक्रीजिंग चॉइसेज। जो आज इतनी ज्यादा चॉइसें बढ़ रही हैं, उन बढ़ती हुई चॉइसों के बीच में बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना ही, बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना ही क्या कहलाता है भैया, लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। क्या करना, लोकतांत्रिक कक्षा में बहुत सारे जो विकल्प बढ़ रहे हैं, उन विकल्पों के बीच में बच्चों के चयन करने के लिए क्या करना है, अधिक योग्य बनाने का काम होता है। अब आपको बताएंगे कैसे होता है। आइए चलते हैं ऑपरेशन करने वाले सीरीज में चलते हैं भैया, और हम बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे, हर चीज का ऑपरेशन करने वाले हैं। बिल्कुल आप बस देखते रहिए ध्यान से, होगा ऑपरेशन, जरूर होगा। चलिए देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए तो अगर हम बात करें लोकतांत्रिक कक्षा की, क्या हो जाएगा भाई, लोकतांत्रिक कक्ष की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा क्लास को, बिल्कुल हमने कहा ये ऑपरेशन क्लास होता है तो ऑपरेशन होगा। लोकतांत्रिक कक्षा की अगर हम बात करें, किसकी, लोकतांत्रिक कक्षा की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर क्या होता है भैया, यहां पर देखिएगा, यानी कि जहां पर क्या होता है, लिंग के आधार पर आपको भेदभाव ना किया जाए। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि लड़का लड़की, भाषा के आधार पर, यानी कि हिंदी इंग्लिश उर्दू, इसके भी आधार पर किसी में के प्रति कोई भेदभाव ना किया जाए। क्षेत्र के आधार पर, जैसे मान लीजिए वो शहरी क्षेत्र से आता है या ग्रामीण क्षेत्र से आता है, इस पे कोई भेदभाव ना किया जाए। जात के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है,
जाति के आधार पर और धर्म के नाम से, जाति और धर्म, किससे भैया, जाति और धर्म, किससे, जाति और धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, किससे भैया, जाति और धर्म से ऊपर उठकर, मैं अगर बात करूं क्या करके, ऊपर उठकर क्या करना, शिक्षण करना, ऊपर उठकर शिक्षण जो होता है, शिक्षण करना लोकतांत्रिक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, शिक्षण करना लोकतांत्रिक शिक्षण कहलाता है। अब मैं आपको तो यानी कि कहीं भी कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है ना, लोकतांत्रिक शिक्षण कहलाता है। तो आपको बिल्कुल जान लेना है, यहां पर एकदम अच्छे से जानना है व्हाट इज द मीन ऑफ, यहां पर लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है, आपको इस चीज को जानना है। यानी कि जहां पर लोकतांत्रिक कक्षा का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि जहां पर ना तो लिंग के आधार पर, ना तो भाषा के आधार पर, ना तो क्षेत्र के आधार पर, ना तो जाति के आधार पर, ना तो क्या नाम है धर्म के आधार पर, इन सभी से बिल्कुल ऊपर उठ करके जब क्या करते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोकतांत्रिक शिक्षण कहा जाता है। समझ में आया इतनी सी बात। चलिए अब क्या होता है, यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो या ऐसी जहां पर ऐसी चीज, ऐसा क्लास हो, उसको हम क्या मानते हैं भैया, ऐसी क्लास को आप क्या मानते हैं, विविधतापूर्ण वाली क्लास मानते हैं। यानी कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, तो इसको विविधतापूर्ण क्लास कहते हैं। ऐसे क्लास को आप क्या कहेंगे, ऐसी कक्षा को क्या कहते हैं भैया, ऐसी कक्षा को विविधतापूर्ण कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक चीज और जानना, क्यों विविधतापूर्ण है, कह सकते हैं ना विविधतापूर्ण है, क्योंकि वहां पर अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग लिंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी कक्षा को विविधतापूर्ण कक्षा या मनोविज्ञान वाली कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप कहोगे सर जी मनोविज्ञान भी होता है क्या, हाँ भाई, उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे होंगे, कोई तेज बुद्धि वाला हो, कोई मंद बुद्धि वाला होगा, तो मनोविज्ञान वाली कक्षा नहीं हो जाएगी, वाली कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वाली कक्षा कहा जाता है। कौन सी, मनोविज्ञान वाली कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी कक्षा को जहां पर सभी धर्म के लोग हों, चलिए, और सभी क्षेत्र के, सभी जाति के लोग हों, वहां पर उस क्लास को आप क्या क्या कह सकते हैं, एक तो विविधतापूर्ण और दूसरा मनोविज्ञान वाली कक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, मनोविज्ञान वाली कक्षा कहेंगे। हाँ, अब क्या होता है, यहां पर शिक्षक का काम क्या होता है, बच्चों को क्या करना, अधिगम कार्य के लिए सक्षम बनाना। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे बड़ी बात करें कि यहां पर बच्चों को कैसे उनको अधिगम करने के लिए बनाना है। आज अगर देखें बहुत सारे हर जगह पर चॉइसें बढ़ती जा रही हैं, हमें सभी जगहों पर क्या हो रहा है, चॉइसें बढ़ती जा रही हैं। तो इन बढ़ती हुई चॉइसों के बीच में बच्चों को चयन करने के लिए, उन विकल्पों को कैसे बच्चे चयन करें, उसके लिए क्या करना, सबसे अधिक योग्य बनाना ही क्या होता है, लोकतांत्रिक कक्षा का काम होता है। समझ में आया। चलो, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, पहले के 96 का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आप देख भी सकते हैं यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी विद्यार्थी की एक समस्या है। बिल्कुल, किसी विद्यार्थी की एक क्या है, समस्या है भैया, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है। फिर कह रहे वह अध्यापक से पूछता है या पूछती, भाई विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, पूछता है या पूछती है, मैं क्या करूं, वो क्या कहती है या कहता है, मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएं, पहला ऑप्शन कह रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है विद्यार्थी को बताना कि यदि उसके स्थान पर होता तो क्या करता, मतलब आप उसको बताते भैया हम ऐसे होते तो हम क्या कर लेते। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, तरीका आपके बताने का नहीं है, अरे मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे कर डालता, नहीं, दिस इज नॉट राइट वे, है ना। चलिए, तो ये भी बात गलत हो गई। आगे हम बात करेंगे विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं। ये बताइए, आपसे एक ही क्वेश्चन खुद ही कर रहा है, मैं क्या करूं। अब वो उसके बाद आप भी उससे क्वेश्चन करेंगे और डिलेमा उसके अंदर आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। भैया ऐसा भी नहीं करना है। चलिए, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। चलिए, अब अगर मान ले उसको हल, अगर वो इतना ही कैपेबल होता कि स्वयं हल कर लीजिए तो आपके पास क्यों आता। क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन को पढ़ें और देखें, कह रहा विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। अगर इतना ही कैपेबल होता, इतना ही वो थिंक कर सकता तो आपके पास ही क्यों आता, उसको कोई जरूरत तो थी नहीं।
चला नहीं आता वैसा, चलो समझ लेता, थोड़ा सा पूछ लेता। तो यहां पर ये भी गलत हो गया, तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए आपके। बचता है एक ऑप्शन, क्या? अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया मार्ग बताए। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके उस ध्यान में रखते हुए आप विद्यार्थी कैसे प्रशस्त करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको आपको बताना होता है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता, आइए इसका भी ऑपरेशन करते हैं भाई। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं क्या करूं। क्वेश्चन क्या है, मैं क्या करूं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सर मैं क्या करूं आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पॉइंट आता है तो कह रहा है मैं क्या करूं। जब ऐसा कोई बालक क्या करे, प्रश्न पूछे। बालक किससे प्रश्न करेगा भाई, या से जो स्टूडेंट होगा, छात्र होगा, वो बालक किससे प्रश्न करेगा, शिक्षक से प्रश्न करेगा। ये प्रश्न जब भी बालक क्या करे, शिक्षक से पूछे। किससे पूछे, मैं क्या करूं। अगर ऐसा प्रश्न करता है तो शिक्षक क्या करेगा भैया, अब क्या पे करेगा, विद्यार्थी की क्षमता को, अपनी क्षमता नहीं, किसकी क्षमता को ध्यान में रख करके क्या कहेंगे, इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या है, काम है कि ये कौन करेगा, पूछेगा। हमने कहा ये छात्र पूछेगा। किससे पूछेगा, किससे, बालक किससे पूछेगा भैया, छात्र, वो बालक जो है शिक्षक से पूछेगा। तो शिक्षक क्या करेंगे, अब विद्यार्थी की जो क्षमता होगी, जो कर सकता है, तो क्या करेंगे, उसकी क्षमता के अनुरूप, और क्या करेंगे, विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप, विद्यार्थी के क्षमता के अनुरूप, और जैसे उसकी क्षमता होगी उसके अनुरूप क्या करेंगे, उसको काम करने के लिए बताएंगे, है ना। प्रक्रिया मार्ग बताएंगे, अनुरूप प्रक्रिया मार्ग बताना है आपको, जो क्या करना होगा उसे, जो उसकी क्षमता है उसके, क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो आप उसको पता है उसकी क्षमता क्या है, तो प्रक्रिया मार्ग बताने का काम करेंगे कौन, शिक्षक महोदय। ठीक है। तो अब जब भी प्रश्न बच्चा कहता है मैं क्या करूं, अच्छा क्या हो जाएगा, ऐसा जब आप करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा मान लीजिए कोई छात्र है, वो शिक्षक बता दिया विद्यार्थी की क्षमता अनुरूप प्रक्रिया मार्ग बता देंगे, ठीक है। अब इससे विद्यार्थी के अंदर क्या लाभ होगा, विद्यार्थी के अंदर क्या लाभ होगा, वो सुविधाजनक स्थिति में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे लाभ क्या है, इससे विद्यार्थी सुविधाजनक स्थिति में आ जाएगा। वो जान लेगा हमारी कैपेसिटी क्या है, और हमारे अनुसार सर जी बताए हैं, सही बताए हैं, इससे विद्यार्थी सुविधाजनक स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बातें नहीं क्लास में, और ध्यान से एकदम पढ़ते रहना है आपको, हर क्वेश्चन का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है भैया। सुविधाजनक स्थिति में आ जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की ओर भाई। चलो यहां पर कह रहे किसी विद्यार्थी की समस्या है क्या, मैं क्या करूं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी क्षमताओं को, मतलब किसकी, विद्यार्थी की क्षमताओं को, किसकी, विद्यार्थी की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएं। ठीक है, समझ में आया 97। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाता है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि, योजना समूह की सबसे अच्छी व्यक्त राय क्या है, यह किसी व्यक्ति के पहले और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। फिर उसके बाद कह रहा है यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता है, या बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर उसके बाद इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करना है। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या हो सकती है, आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा भैया। अगर देखा जाए तो अगर योजना समूह, यानी कि आप देखिए जैसे आपका कोई काम है, आप किसी समस्या में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी समस्या में पड़े हुए हैं, और समस्या अकेले वो हल नहीं हो रही है, तो आप क्या करते, जाते किसी से मिलते हैं, योजना बनाते हैं, और योजना में आपके कई लोग शामिल हो जाते हैं। जब कई लोग मिल गए तो समूह हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपकी समस्या बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, हल हो जाती है। कैसे, यहां पर अगर देखे जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर किसी ऑप्शन को देखे, व्यक्ति के पहले और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता, नहीं भाई, व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता, यह भी नहीं हो पाएगा, या बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी जो अपनी क्षमता है, हर कोई जब समूह बनेगा, योजना बनाएगी, तो हर कोई अपनी अपनी क्या करेगा, राय देगा, हर कोई कोई अपनी व्यक्तिगत राय देगा,
और जब व्यक्तिगत राय देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपनी क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कर सकता है, प्रोत्साहित करता है। मैंने ऐसा काम किया, हमने अपनी क्षमता का प्रयोग किया। इसलिए अगर हम बात करें यहां पर इसके भी ऑपरेशन की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा 98 वाला तो तीसरा तो सही हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया भैया, अभियोग्यता समूह में अगर देखा जाए यानी कि क्या हो रहा है, यहां पर जो समूह बना वो छात्रों का, उस समूह को हम क्या कहते हैं, पहली चीज तो ये भी जानिएगा क्या कहते हैं, अभियोग्यता समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब छात्रों का जो समूह होता है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो उसको हम कौन सा समूह कहते हैं, अभियोग्यता समूह कहते हैं। पहली चीज क्या जानना है, अभियोग्यता समूह कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, अभियोग्यता समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, अभियोग्यता समूह कहलाता है। अब बात आती है यहां पर क्या होता है भैया, अभियोग्यता समूह कैसा होता है, विशेष योग्यताओं का एक समूह है। अभियोग्यता समूह का मतलब क्या होता है, विशेष योग्यताओं का एक समूह। क्या होता है, विशेष योग्यताओं का एक समूह होता है। क्या होता है यहां पर भाई, सीधी सी बात है ना, जब कोई समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया तो उसमें विशेष योग्यताएं आती हैं, तो विशेष योग्यताओं का क्या हो जाएगा, एक समूह है। क्या करता है, जो बच्चे क्या करते हैं, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं भैया, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, और जो इसका प्रयोग करते हैं यानी कि बच्चों को क्या होता है, इनसे बच्चे इससे क्या होते हैं, बच्चे इससे उत्साहित होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे या छात्र कह लीजिए, छात्र इससे क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। क्या होते हैं, उत्साहित या प्रोत्साहित होते हैं। छात्र इससे क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। समझ में आया? बताओ झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा, गड़ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, इससे छात्र क्या होते हैं भैया, वास्तव में क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। समझ में आ जाना चाहिए एकदम से। हर क्वेश्चन को मैं एकदम चीड़ फाड़ के रख रहा हूं, और अगर नहीं आया तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इस समूह से क्या होता है भैया, देखा जाए यहां पर क्या होता है, ये जो योग्यता है, अभियोग्यता समूह या विशेष योग्यता का जो समूह होता है, इससे बालक क्या होता है, इससे बालकों में क्या क्षमता आती है, कैसी क्षमता आती है, तो यहां पर क्या होता है, बालक के अंदर प्राकृतिक, स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप से क्या करता है, वो योग्य और क्षमतावान बनता है। प्राकृतिक रूप से भी योग्य बनता है, स्वाभाविक रूप से भी योग्य बनता है, नैसर्गिक रूप से भी योग्य बनता है। किन किन रूपों से बालक योग्य बनता है, किन किन रूपों से, बालक प्राकृतिक रूप से, किससे, बालक जो होता है इन समूहों से क्या होता है, बालक प्राकृतिक रूप से, और किन रूपों से भैया, नैसर्गिक रूप से, और किन रूप से अगर हम बात करें नैसर्गिक के अलावा स्वाभाविक रूप से भी क्या होता है, अपने आप को अच्छा बनाता है ना, योग्य बनाता है। ठीक है, क्षमतावान बनाता है, योग्य और क्षमतावान बनाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यह बच्चों को अपने क्षमताओं को अधिक उपयोग के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया छात्र इससे क्या होते हैं, अभियोग्यता समूह या विशेष योग्यताओं का जो समूह होता है, इससे छात्र क्या होते हैं, अधिक से अधिक क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन 99 नंबर, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं, कह रहा है स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। किसके, अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, फिर उसके बाद कह रहा है कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, फिर शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। क्या करना होगा, अगर विद्यालय जो पर्यवेक्षण है यानी कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल सुपरवाइजर शुड बी असेस्ड अकॉर्डिंग टू, क्या हो जाएगा भैया, यहां पर देखिए विद्यालय पर्यवेक्षण जो होता है ना, यानी कि ये कह रहा है सुपरवाइजर जो होना है वो अगर देखा जाए तो हमेशा प्रभावित कैसे हो पाएगा, जब आपके यहाँ का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर क्या होता है, जब आपके यहाँ का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर निसंदेह रूप से क्या कहता है, छात्र प्रगति कर रहा है तो देखा जाएगा भैया क्या होता है, अगर हम बात करें छात्र क्या कर रहा है, जो छात्रों का क्या है, लक्ष्य है, और आपके जो शिक्षा का लक्ष्य है, ये देखिए विद्यालय पर्यवेक्षण की प्रभावित का आकलन अगर देखा जाए ना, तो लक्ष्य के संदर्भ में क्या होता है भैया, यहां पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, लक्ष्यों के संदर्भ में हमेशा ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हम देखें स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन, क्या देखेंगे, स्कूल के पर्यवेक्षक का प्रभाव का आकलन, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन अगर देखें, स्कूल पर्यवेक्षक प्रभाव का आकलन, क्या, स्कूल पर्यवेक्षक प्रभाव का
आकलन अगर हम निकालें तो अगर हम यहां पर आकलन इनका देखें तो आकलन कैसे करेंगे। पहली चीज आपको जानना है भैया क्या होता है, विद्यालय पर्यवेक्षण जो होता है, क्या होता है, पर्यवेक्षण जो होता है वो प्रभावित होता है कहां पर, अगर हम देखें लक्ष्य के संदर्भ में। कहां पर, किसके संदर्भ में, आपको जानना है किसके संदर्भ में, लक्ष्य के संदर्भ में। टारगेट आपका क्या है इसके बारे में क्या होता है, बालक कितने अच्छे से पढ़ रहे कितना नहीं पढ़ रहे, परसेंटेज हमारे यहाँ कितना जा रहा है इसका नहीं। विद्यार्थियों की प्रगति के संदर्भ में, किसके बारे में, यहां पर अब लक्ष्य कैसा होगा, विद्यार्थियों की प्रगति। क्या हो जाएगा भैया, विद्यार्थियों की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जांच करना होता है। विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में यहां पर क्या होता है, आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में आकलन किया जाता है। शिक्षा प्रणाली को यहां पर क्या होता है भैया, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये जो तथ्य माना गया है शिक्षा प्रणाली में, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्कूल पर्यवेक्षक का प्रभाव का जो आकलन निकाला जाता है, विद्यार्थियों की प्रगति जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सार्वदेशिक तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यहां पर अगर हम ऐसा करेंगे, लक्ष्य के संदर्भ में ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की प्रगति पर हम ध्यान देंगे, तो यह तथ्य कैसा होगा, यह तथ्य सार्वदेशिक तथ्य होगा। कैसा होगा, यानी सभी के लिए होगा, यह तथ्य सार्वदेशिक होगा। कैसा होगा, सार्वदेशिक होगा। कैसा होगा भाई, सार्वदेशिक तथ्य होगा, यानी सभी के लिए हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखेंगे शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, ये स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन होता है। शिक्षा के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि अधिक से अधिक छात्र क्या करें, प्रगति करें, और अगर प्रगति करेंगे तो तथ्य कैसा होगा, सार्वदेशिक, अर्थात सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। समझ में आया। 100 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बिल्कुल, और हर क्वेश्चन को चीरना फाड़ना बिल्कुल जरूरत है, नहीं समझोगे तो काम नहीं चलने वाला है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। बहुत सारे लोग को ये भी ऑप्शन सही लगेगा, यस सर हम कह सकते हैं सही है, लेकिन उतना नहीं सही है जितना और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक योग्यता प्रदान करना, यह भी सही लगेगा। प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, यह भी सही लगेगा। कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, यह भी सही लगेगा। सर एक ऑप्शन और दे देते, उपरोक्त सभी यहां पर पांचवा ऑप्शन ले आते हैं तो बड़ा मजा आ जाता, हम सभी ऑप्शन सही कर लेते हैं ना। ऐसी आप लोग की फीलिंग आ रही होगी, सर जब सही सब है तो आप कैसे कह रहे कोई एक सही होगा। अब इनमें से भी क्या हो जाएगा, देखिए आपके कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो गुड होते हैं, सही सब होते हैं, लेकिन वो गुड, उनकी कैटेगरी क्या है, गुड है, बेटर है और बेस्ट है। तो ना तो आपको चूज करना है गुड, ना तो बेटर, आपको चूज करना क्या है, बेस्ट वाला चूज करना है, देखेंगे है ना भैया। तो चलो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है भैया, आपको सबसे पहले हम कार्य बताएं तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही क्या हो जाएगा, यहां पर जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक योग्यता प्रदान करना। आप सोचोगे सर जी ये भी तो सही हो सकता था, तो फिर आप काहे इसी को कह रहे हो। जी हां, हम कहेंगे यही सही है, इसके अलावा और कोई उतना सही नहीं, बेस्ट वाला ऑप्शन हमारा यही है, ये बेस्ट वाला है, ये गुड वाला है, और ये क्या है, बेटर वाला है। क्या है, ये सब बेटर वाले हैं, तो हमारा बेस्ट वाला तो बी वाला है भाई। चलो अब देखते काहे बेस्ट है, ये भी जानेंगे। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, देखेंगे शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे यहां पर, क्या शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये हमें जानना है। जब ये जान लोगे तो आप लोग नहीं कहोगे सर जी ये भी वाला, ये वाला बहुत आप लोग की बात है, सर जी ये भी वाला तो सही हो सकता है ना। चलिए शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये हमें जानना है। आइए, शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। क्या करना भैया, पहला महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। समझ में आया, कुंजी खुली, दिमाग खुला। चलो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। जी हां, उनकी जो समस्या है उसका क्या करना, समाधान करना। और भी कैसे, समस्या ही बताओ, समस्या का समाधान कैसे करोगे आप। अगर मैं बात करूं कैसे समस्या का समाधान कैसे हो, समस्या का समाधान कैसे करोगे ये बताओ मुन्ना लोग, बताओ जल्दी से, समस्या का समाधान कैसे हो, बताओ जल्दी से कैसे करोगे। पहले समस्या पहचानो,
क्या करो, पहला काम क्या करो, समस्या पहचानो। नहीं पता लगे डॉक्टर बन जाओगे, दवा जनबे नहीं करोगे और उसके बाद पता लगे सिर दर्द हो रहा दे दो पेट दर्द की दवाई, ठीक है, नहीं होगा, बेचारा और परेशान होगा। तो इसलिए पहले समस्या पहचानना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उपचारात्मक क्या करना है, तरीका अपनाना है। समस्या पहचानिए, उपचारात्मक तरीका अपनाइए, क्या करिए, उपचारात्मक तरीका अपनाइए। उपचारात्मक तरीका अपना करके क्या करिए, उपचारात्मक तरीका अपनाइए। फिर उसके बाद समस्या समाधान, क्या करिए, समस्या समाधान। समझ में आया? चलो, इतना इस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है भैया। अब देखिएगा यहाँ पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है भैया, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण कार्य करना। जब भी जरूरत, जैसे लड़का कोई कह दिया सर जी ये वाला हमको समझ में नहीं आया, जैसे आप लोग भी कह देते हैं हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए जो भी होता है, जितना भी ऑपरेशन कर पाते हैं उतना ऑपरेशन करते हैं। जो हम आपको कर रहे हैं इस टाइम यही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपचारात्मक तरीका अपना करके हम क्या कर रहे हैं, आपको शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो जब भी आवश्यक हो तो क्या करें, उपचारात्मक योग्यता प्रदान करना। समझ में आया? चलो भाई आगे चलेंगे। योग्यता या सहायता कुछ भी लिखा जा सकता है वहां पर। 101 देखते हैं। चलिए, कह रहा जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है अभिप्रेरण, क्या होता है, अभिप्रेरण, प्रेरण या मोटिवेशन, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से क्या होगी भैया, का विषय है। अभिप्रेरण के मामले में, अभिप्रेरण मतलब जानते हैं क्या होता है, अभिप्रेरण मोटिवेशन, नई नई चीजों को हमेशा क्या करना, नई नई इंटरेस्ट पैदा करना, नए नए प्रेरणाओं को जगाना। जैसे किसी दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री बताइए, वो ऐसे ऐसे करते थे, हमेशा नई नई विषयों के बारे में सिखाना, नए नए पाठों को क्या करना, सिखाना, बच्चे की बैटरी हमेशा चार्ज किए रखना। जैसे मैं आपको क्या करता रहता हूं, हमेशा कुछ न कुछ नई नई शायरी, कुछ न कुछ नई नई बातें आपको बताता रहता हूं, तो उससे क्या होता है, यानी कि मैं हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीजों को सिखाने का प्रयास करता हूं। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं प्रेरणा, यानी कि नए नए नई नई संदर्भों को हम क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हुए चलते हैं, नई नई प्रेरणाओं से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। इसका मतलब होता है नए नए पाठों को सिखाने के लिए हम क्या करते रहते हैं, हमेशा आपको अभिप्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम भली भांति तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, निकल जाए, है ना। तो ये मेरा प्रयास रहता है भैया। चलो, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सही होगा। चलिए, कह रहा बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करना, नहीं, आवश्यकता नहीं जागृत करना है, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा और रचनात्मक दिशा को प्रभावित करना, नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। जो जागरूक है खाली उन्हीं को, नहीं भाई, और कहां जाएंगे, और अपने घर जाएंगे कहा, नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, नई रुचि पैदा करना। जब आपको हम नई नई चीजें बताएंगे तो नया नया इंटरेस्ट जगेगा। जी हाँ, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता है, नहीं, यहां पर ये सब नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा, टू जनरेट न्यू इंटरेस्ट। कैसे, आपको ये भी जानकारी हम दे देते कैसे। अब आप यहां पर जानो कैसे भैया, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। क्या कहते हैं भाई, मोटिवेशन, प्रेरणा। चलिए, इंस्पिरेशन, चलिए, प्रेरणा यानी कि क्या होता, इसका ये क्या होता भैया, नई नई क्या करता है, नई नई सीख देता, नया इंटरेस्ट देता है, नई नई रुचि पैदा करता है। क्या करता है, नई नई रुचियां बनाता है, नई नई रुचियां पैदा करता है, नई नई रुचियां उत्पन्न करता है। मोटिवेशन हमेशा क्या करता है, नई नई रुचियां उत्पन्न करता है। समझ में आया ना, क्या होता है, नई नई रुचियां उत्पन्न करता है। और इससे क्या होता है भैया, यह शिक्षक की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अभिप्रेरणा के विषय के अनुसार देखा जाए, क्या करना, अभिप्रेरणा के अनुसार शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है भैया, शिक्षक का प्रमुख विषय है नई नई रुचियां
पैदा करना। क्या होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख विषय अगर देखा जाए तो प्रमुख विषय क्या है? बच्चों के अंदर, प्रमुख विषय छात्रों के अंदर क्या करना? नई रुचियां पैदा करना। छात्रों के अंदर नई रुचियां उत्पन्न करना, ये काम होता है। समझ में आया? जब आप नया नया मोटिवेशन देंगे तो नया नया आएगा नहीं। कभी आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताइए, कभी आप स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताइए, कभी आप किसी साइंटिस्ट को उठा लीजिए, कभी आप किसी रेसलर को उठा लीजिए, किसी को भी बताइए, अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग, उदाहरण बहुत है, दुनिया बहुत पड़ी हुई है ना। सचिन तेंदुलकर बता लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। जिस क्षेत्र में आपको जाना हो तो आपको क्या करेगा? नया नया इंटरेस्ट पैदा करेगा ना। तो यही होता है काम भैया, प्रमुख विषय होता है। चलो देख लो भैया, यहां पर कौन सा हो जाएगा? चौथा, ओ सॉरी, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, देख सकते हो। आइए, यहां पर नई नई रुचियां पैदा करना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? हर क्वेश्चन हमने कहा ना, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना हो, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है? टीचर की तरह सोचना। बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो छात्र की तरह सोचने को मजबूर कर रहा है? कोई ऐसा क्वेश्चन आया अभी तक? कतई नहीं आया है। हर क्वेश्चन को एक टीचर की तरह सोचोगे तभी कर पाओगे, और जब यहां पर प्रैक्टिस करोगे तभी सोच पाओगे, और तभी, और जब सही तरीके से तब सोच पाओगे जब यहां पर प्रैक्टिस करोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे? एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करोगे, एक्स्ट्रा बातें नहीं करोगे, हमारी बातों पर फोकस करोगे। आप इधर उधर की बातों में प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं होगे, तब सोच पाओगे। सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से आप तभी सोच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं सोच सकते हो। समझ में आया? चलिए हम बात करेंगे अध्यापकों का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है। आइए देखते हैं यहां पर। चलिए, शैक्षिक अनुभव की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, फिर उसके बाद अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। देखिए, प्रशासकीय नीतियों को लागू करना यह प्रिंसिपल साहब का काम है, ठीक है, तो आपका ये काम नहीं है। शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, योजना आप तब बनाइए, ठीक है, लेकिन उतना सही ऑप्शन ये है कि नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अभिभावकों के संबंध को बढ़ाने के साथ साथ, आप रिश्तेदार तो है नहीं कि अब भाई को अभिभावकों के साथ जाकर के रिलेशनशिप अपना अच्छा बढ़ाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर एक ऑप्शन और क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अध्यापन की तकनीकों के साथ क्या करना भैया? प्रयोग करना। जी हाँ, बिल्कुल। यहां पर अगर हम बात करेंगे, जो भी अध्यापन करने के लिए जो नई नई तकनीकें आजकल आ रही हैं, शिक्षण के दौरान जितनी भी नई नई टेक्निक्स आ रही है, जिससे क्या हो जाए? क्लास का माहौल एकदम बढ़िया से बना रहे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? वो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये क्या होता है भैया? अध्यापक का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, और उनकी ये जवाबदेही होती है कि जितनी भी नई नई तकनीकें हैं, जो भी विधि हो, हर विधि से मतलब क्या करिए? क्लास को बिल्कुल बढ़िया सा व्यवस्थित बनाने के लिए, सारगर्भित बनाने के लिए क्या करना है? आपको क्या करना है भैया? क्या करना पड़ेगा? ये आपको काम करना पड़ेगा। जितनी भी नई नई तकनीकी विधियां हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसे कुछ ऑपरेशन नहीं करना था, तो इसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते। 103 में, कक्षा अनुशासन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। हमने बताया भी था एक दिन, और अनुशासन और शासन में अंतर क्या होता है? अनुशासन और शासन में अंतर। अनुशासन मतलब जब आपको जो कोई काम कहा जाए आप उसे स्वतः फॉलो करिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को आपको डंडे के बल पर कराएं, आपको मार करके कराएं, आपको डांट करके कराएं, तो वो शासन है, यानी प्रशासन है। हम डंडे के बल पर के काम करा रहे हैं तो वो शासन हो गया, अनुशासन नहीं कहलाया, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कक्षा अनुशासन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता, स्वीकार्य कक्ष। बताइए आप क्या करते हैं यहां पर? ये बताइएगा, सामाजिक अनुरूपता हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद व्यक्तिगत और सामाजिक हो पाएगा? नहीं, ये तो समाज की बात हो गई ना, व्यक्तिगत सामाजिक उपयोगिता हो गई, तो यहां पर सामाजिक उपयोगिता हो गई। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर होने से आप अनुशासित हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कह रहे स्वीकार्य कक्षा व्यवहार, हमने कहा जब आप खुद ही उस चीज को एडाप्ट कर लेते हैं, करने लगते हैं स्वतः ही। स्वीकार्य कक्षा व्यवहार का तात्पर्य क्या है भैया? ऐसा शिक्षण अधिगम व्यवहार जिसमें
शिक्षक विद्यार्थी दोनों मिलकर के क्या करते हैं, सामयिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी जब दोनों मिलकर के, जैसे टीचर ने कुछ बताया, बच्चे ने अडॉप्ट किया, फिर बच्चे ने कुछ पूछा, टीचर ने उसको मोटिवेट किया, उसको बताया नहीं मुन्ना तुम ये कर सकते, उसको थोड़ा सा हिंट दिया, बच्चा कर ले गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम जो व्यवहार है, शिक्षक विद्यार्थी सामयिक शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। दोनों क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम व्यवहार में जहां पर स्वीकार्य एक अच्छा व्यवहार होता है, वहां पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्या करते हैं, सामयिक शिक्षा आदान प्रदान करते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं आया? मतलब दोनों मिलजुल करके क्या करते हैं, शिक्षा आदान प्रदान करते हैं। चलो 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? भैया देखो, अगर देखा जाए ना तो विद्यालय वास्तव में सामाजिक उत्थान में अग्रणी है। जैसे देश की सेवा करना विद्यालय में सिखाया जाता है, समाज की सेवा करना विद्यालय में सिखाया जाता है, बिल्कुल समाज की सेवा करना विद्यालय में सिखाया जाता है, आपसी सहयोग की भावना फैलाया जाता है खेल के माध्यम से, वो भी विद्यालय में सिखाया जाता है। हर प्रकार की ऐसी फीलिंग को लाना, एक दूसरे का सहयोग करना, मित्रोत व्यवहार करना, मानवता को दिखाना, अगर मानवता दिखा रहे हैं तो ये भी क्या है, सामाजिक उत्थान हो रहा है। तो विद्यालय को सामाजिक उत्थान व विकास में अग्रणी होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है भैया, अगर देखा जाए तो सामाजिक उत्थान में भी और विकास में दोनों में अग्रणी होना चाहिए। तभी संभव होगा, कब? जब विद्यालय आपका कैसा कार्य करेगा, प्रगतिशील कार्य करेगा। ध्यान से समझना, अब आपको हमने अगर हिंट दे दिया है तो आई होप आप बिल्कुल सही करते हुए चलेंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ ऑपरेशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा कार्य नहीं करना हमको, यहां पर बस आपको हिंट देना है। मैं जानता हूं कि आपकी खोपड़ी इतनी तेज है कि मेरी बातों को पकड़ सकती है ना। चलिए, तो यहां पर क्या है, विद्यालय का सामान्य कार्य कभी भी सामाजिक उत्थान नहीं कर सकता है, ना तो सामाजिक विकास कर सकता है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद आगे हम कह रहे विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। बिल्कुल, विद्यालय की रूढ़िवादी व्यवस्था कैसे विद्यालय को डेवलप करेगी, समाज को? रूढ़िवादी मतलब वही लिख वही जो हम चल रहे वही चलेंगे, आगे कुछ बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसे सामाजिक उत्थान हो पाएगा क्या? नहीं। समाज बदल रहा है, दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो हमको भी तो बदलना पड़ेगा ना। यानी कि क्या करना, विद्यालय का प्रगतिशील जो कार्य है वो क्या करता है, वो क्या करता है, सामाजिक उत्थान करता है, सामाजिक विकास करता है। और विद्यालय का सामान्य कार्य कभी क्या करता है, शिक्षण अधिगम क्या करता है। अगर हम बात करें इसमें, विद्यालय के जो सामान्य कार्य होता है ये क्या करता है, शिक्षण अधिगम को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है भैया? पढ़ाई लिखाई बढ़ाता है। क्या करता है? पढ़ाई लिखाई, जो हमको हम जो टीचर लोग आपके किताब कॉपी वाला पढ़ाते हैं वो करता है, शिक्षण अधिगम को संपादित करता है। ठीक है भैया? समझ में आया? और यहां पर अगर हम प्रगतिशील कार्य की बात करें तो प्रगतिशील मतलब विकास करना। क्या होता है? विकास करना। और विकास करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, बिल्कुल होगा यहां पर। चलिए सीधी सी बात क्या हो जाएगा, विद्यालय का प्रगतिशील विकास। अगर आपसे पूछ ले विद्यालय का सामान्य कार्य किसमें संबंधित होगा, तो शिक्षण अधिगम से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 105 में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, आइए जल्दी से जानते हैं। यहां पर कह रहा है भैया, आप लोग बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? विद्यालय समाज में होने वाले बदलाव से और अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। बिल्कुल ये स्वीकार कर सकते हैं, जो भी समाज में बदलाव हो रहे हैं, होने वाले बदलाव से अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। यस, दिस इज राइट। लेकिन कह रहे स्वीकार नहीं किया जा सकता, पहले ये जानना। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते, बिल्कुल। अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक उत्थान अगर हो रहा है तो विद्यालय उसकी अहम भूमिका में रहता है, तो यहां पर यह भी स्वीकार करने योग्य हो गया। आगे कह रहा है क्या, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है। ये बताइए, विद्यालय विघटन कराता है? विद्यालय कब किसी को अलग करता है? कैसे किसी को अलग करता है? विद्या मतलब होता है, विद्यालय का अर्थ अगर हम देखें तो विद्या का हाल है, यानी कि वह स्थान जहां पर चरित्र निर्माण किया जाता है, जहां पर आत्मनिर्भरता की सीख दी जाती है, जहां पर सामाजिक उत्थान की सीख दी जाती है, जहां पर एक अच्छा
चरित्रवान व्यक्ति बनाया जाता है, जहां पर एक देश का भला नागरिक बनाया जाता है, जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर और सारे एक अच्छा नागरिक बनाने का पूरा कार्य किया जाता है, वो कैसे विघटन कर सकता है? इस बात को कभी आप स्वीकार कर सकते हैं क्या? कतई नहीं कर सकते। समाज को बांटने का काम विद्यालय का नहीं है, जाति धर्म को के आधार पर लड़ाने का काम विद्यालय का नहीं है, सामाजिकता को बराबरी का न्याय दिलाने का कार्य करता है कौन? विद्यालय करता है। एक दूसरे को भाईचारे की भावना में रखता है विद्यालय, सहयोग की भावना बढ़ाता है विद्यालय, और एक सबसे बड़ी बात, एक अच्छा और अच्छे व्यक्तित्व वाला एक नागरिक उत्पन्न करता है विद्यालय। तो विघटन कहां करता है? तो इस बात को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सॉरी, यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया ना भैया? सांस्कृतिक प्रसार यहां पर होता है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात को हम बिल्कुल भी कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 106 देखिएगा, निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? आप बताइए, जो शैक्षिक अवसर होते हैं, जो हमको पढ़ाई लिखाई करने का क्या होता है, अवसर मिलता रहता है, अगर हम देखें तो यहां पर कौन उसके विरुद्ध में जा रहा है? कह रहे सरकारी विद्यालय हो गए, देखिएगा सरकारी विद्यालय हो गया, फिर उसके बाद देखा जाए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हो गए। यही यही देखिएगा, शैक्षिक अवसरों की, जो भी शैक्षिक अवसर दिए जाते हैं वो समानता का भावना का बिल्कुल विरुद्ध होता है। कौन? आश्रम विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, सभी जगहों पर बच्चों को सब पढ़े सब बढ़े वाला फीलिंग दिया जाता है, ये बिल्कुल ऐसा कार्य किया जाता है। लेकिन एक ऐसा विद्यालय है जहां पर शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के जो विरुद्ध रहता है, उसका नाम क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। अब आप सोचेंगे सर जी ये क्या होता है? यानी कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो एडेड होते हैं, वहां के मास्टर में ना सब अपने मन के काम करते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं सब, तो वहां पर ऐसा क्या हो जाता है, आमतौर पर जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है वो शिक्षा संबंधी सरकारी प्रावधानों का पूर्णता पालन नहीं करते हैं। जितनी भी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आश्रम विद्यालय में, नवोदय विद्यालय, सरकारी विद्यालय में कोई योजना आ गई तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ त्वरित लागू कराया जाता है। मैं तो बिल्कुल पढ़ा रहा हूं नवोदय में, तो देख रहा हूं कि हाँ कैसे त्वरित फॉलो किया जाता है, तो वो फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे विद्यालयों की बात करें तो वहां पर जितनी भी नियम नियमावली आती है तो उसको पूर्ण रूप से फॉलो ऑन नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के क्या है, ये विरुद्ध है, बिल्कुल यहां पर वो पूरा नहीं करता है। चलिए यहां पर हम बात करेंगे 107 नंबर में, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सहायता करता है। यहां पर अब कौन से कार्यक्रम से भैया विद्यार्थियों को कैसा कैसा सहायता कर सकता है? सुसंस्कृत बनाने का। क्या करने के लिए? सुसंस्कृत बनाता है। क्या करता है? सुसंस्कृत बनाता है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो खेल का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो क्या करता है? सुसंस्कृत बनाने में सहायता प्रदान करता है। पहली चीज जानिएगा, सुसंस्कृत बनने की प्रक्रिया कहां से आती है भैया? चरित्रवान होना, अनुशासित होना, और क्या करना, अपने कोई विषय हो, जैसे मान लीजिए किसी का गणित अच्छा है, किसी का अंग्रेजी अच्छा है, किसी का भूगोल अच्छा है, किसी का इतिहास अच्छा है, किसी का अर्थशास्त्र अच्छा है, किसी का नागरिक शास्त्र अच्छा है, किसी का फिजिक्स यानी भौतिकी अच्छी है, किसी का रसायन अच्छा है, किसी का जीव विज्ञान अच्छा है, तो अपने विषय में तरक्की पाना। विद्यालय की जो पाठ्य पुस्तकीय चीजें हैं उनमें क्या करना, उनकी क्रियाओं के माध्यम से आपको क्या करना है, यानी कि बिल्कुल बढ़िया से आप उनको पढ़ पाइए, उनकी क्रियाओं में हमेशा संलग्न बने रहना। तो ये सब क्या करता है? सुसंस्कृत बनाने का कार्य होता है। चरित्रवान होना, अनुशासित होना, तरक्की करते रहना अपने विषय वस्तु में, और जो भी चीजें हैं हमेशा उनमें क्या करते रहना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृति में घुलने मिलने का मतलब यहां पर नहीं हो जाएगा, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करना यह भी आपका मतलब नहीं है, संस्कृति का विरोध ऐसा नहीं होगा। सुसंस्कृत बनाता है विद्यालय, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या करता है? सुसंस्कृत बनाता है। समझ में आया ना? चलो भाई 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये बताइए। क्लासों जो आप पढ़ाने जाते हैं वो काहे जाते हैं पढ़ाने? बताइए कहे जाते हैं? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, फिर उसके बाद उन्हें शिक्षा कक्षाओं के लिए तैयार, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। अच्छा, आप उन्हें बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे कहा मास्टर साहब?
उनको बस चलो हम ठीक है तो हम पढ़ा दिए, अब तुम अगली कक्षा में जाओगे बढ़िया से, खाली यही टारगेट है? नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। क्या करना होता है, जो आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं, ये बताइए पढ़ने कहाँ आता लड़का की तबीयत तो उसकी खराब होगी, वो वहां भी पढ़ लेगा, आपके पास कहाँ आएगा? आपके पास इसलिए आएगा क्योंकि आप जो पढ़ाएंगे वो आसान कर देंगे, उसके लिए सुलभ कर देंगे, और क्या कर देंगे, बोधगम्य कर देंगे। आप क्या कर देंगे भैया मास्टर साहब, आसान कर देंगे उसके सीखने की प्रक्रिया को, और क्या कर देंगे, सुलभ कर देंगे उसकी सीखने की प्रक्रिया को, और वो समझ सकेगा, अर्थात बोधगम्य कर देंगे उसकी सीखने की प्रक्रिया को। इसीलिए वो स्कूलवा आता है। इसीलिए क्या करना रहता है भैया, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो सीख रहा है उसको आसान बनाना, जो उसकी कठिनाइयां हैं, जो उसको समस्याएं आती हैं पढ़ने या सीखने में, उससे क्या हो जाएगा, आप उसको मार्ग दिखा देते हैं, आप उसको रास्ता दिखा देते हैं, और वो क्या कर लेता है, सुलभ तरीके से उस रास्ते पर चल पड़ता है, और उसके बाद कहता है हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधिगम को आसान बनाना, बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ाई देते हैं, हमको समझ में आ जाता है। तो ये जरूरी कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना, अधिगम अर्थात सीखने की चीजों को क्या करना, आसान बनाना, बोधगम्य बनाना, सुलभ बनाना। चलिए आगे देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन को, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कब? हमने शुरुआत से ही कहा है, चाहे आप सीटेट एग्जाम पास आपको करना हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड करना पास करना हो, चाहे कुछ भी आपको ऐसा कोई काम करना हो, तो जान लीजिए लड़के को मारना नहीं है। अगर लड़के को मारे या लड़कों के सामने आप अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा रीडर बच्चा होता है। अपने टीचर को सही तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वेशन करता है तो बच्चा करता है। आपकी एक एक्टिविटी पर उसकी नजर होती है, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, आप बोलते तो आपका मुख यानी एंगल कितना घूमता है, ये कितना अच्छा मुस्कुराते हैं, कैसे आप हमेशा मायूस रहते हैं, ये आपको सबसे अच्छा ऑब्जर्वर अगर आप दुनिया में कोई है, माँ के बाद, आप माता और पिता के बाद अगर दुनिया में सबसे अच्छा कोई ऑब्जर्वर होता है आपका, तो विद्यार्थी होता है। आपको इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है क्या, इतना भी प्रॉपर कीन ऑब्जर्व होता है क्या मेरा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपकी हर गतिविधि पर बच्चे नजर रखते हैं, आप बोलते कैसा हो, चलते कैसा हो, एक्टिंग कैसा करते हो, वो उनको बिल्कुल याद हो जाता है। अपने घर पर जाकर के सारी बातें बताते हैं, दूसरों से बताते, आपसे बयां करें या ना करें लेकिन दूसरों से जरूर बताते हैं। तो यहां पर कह रहा है यानी कि अगर ना भैया, और शैक्षिक वातावरण पर जो आपके विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा, कब? जब आप उनको पीटेंगे, जब उनके सामने आप अपशब्द का प्रयोग करेंगे, वो जाकर के वो भी बताएगा सर जी ऐसे बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना। जैसे यहां पर हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, वास्तव में इसी से सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा, सबसे विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा। यहीं पर यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिष्यों को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, नहीं, इससे उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों बुरा प्रभाव पड़ेगा? वो शर्म महसूस करेगा, डर महसूस में करेगा, और वह एकदम अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, हमको मारे हैं, हमारा हाथ पूरा दर्द कर रहा, फूल गया हाथ, बिल्कुल बेचारा भय, एकदम शांत रहेगा। आज जैसे आप जाओगे कहां पर, ऐसे आ गए हैं, अब इनसे बच के रहना पड़ेगा, पहले से उस डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा वो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यानी कि अगर देखा जाए तो शारीरिक दंड देना ही क्या हो जाएगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा उससे। ठीक है, आइए और देखते हैं फिलहाल यहां पर 110 नंबर, 110 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप का मतलब क्या है? आपके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विद्यालय में जो खेल क्रियाकलाप है उसका मतलब क्या होता है, आपको जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा भैया, मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। अब वास्तव में अगर हम बात करें भैया, क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, जब विद्यार्थी के वो गलत व असत्य जवाब को निपटाने के लिए अगर हम बात करें, समाधान समस्या के लिए क्या, अगर आदर्श मतलब कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं क्या होता है, आपके दृष्टिकोण से जो खेल क्रियाकलाप है वो बहुत सारी चीजों को सुधारने का मौका देता है। जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ पर मनोकामक विकास के लिए आवश्यक है, साधारणतः समय को नष्ट करने का तरीका है। वो पढ़ा रहे थे सर, वो सर पढ़ा रहे थे लगभग आधे, सुबह 12:30।
चलिए देखिएगा, साधारणतः समय नष्ट करने का तरीका नहीं, खेल क्रियाकलाप समय नष्ट करने का तरीका नहीं है, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 110 का पहला ऑप्शन सही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भैया, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय यहाँ पर क्या करता है कि जो खेल क्रियाकलाप है वो आपके मनोगामिक विकास के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर जो आपकी मनोवृत्ति है वो क्या करता है, उसको कई तरीके से सोचने की क्षमता, सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की भावना को क्या करता रहता है, विकसित करता रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। फिर से आपसे कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग को एक काम करना जरूर है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे आपके जितने भी साथी हैं जिनको भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है वो सभी लोग यहां तक पहुंचे और इस क्लास को बिल्कुल देखें। ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के लिए एक साथ।